बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। माँ की कहानी बहिश्त के दूसरे पार्ट की तरफ। बस मैं वक्त बेवक्त इनके अताब का निशाना बनने लगा। वो मुझे रोज़ाना क्लास से बाहर निकाल देते, प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करते, किसी न किसी बात पर मुझे जुर्माना लग जाता। क्लास में दो पार्टियाँ बन गई थी, एक मेरी हिमायत में और दूसरी मेरी मुखालफत में, और फिर मैं स्कूल में ख्वामख्वाह बदनाम होने लगा। एक रोज़ मैंने सारी सूरत हाल माँ के आगे रख दी और इसे समझाया, इस तरह मेरी क्लास, मेरी तालीम मुतासर हो रही है, मैं मैट्रिक पास ना कर सकूँगा, मेरा जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता और मैं यकसुई के साथ मुतालिया नहीं कर सकता। माँ ने अव्वल से लेकर आखिर तक मेरी बात गौर से सुनी। मेरा ख्याल था आम माँ की तरह वो एकदम जज्बाती हो जाएगी। मैं तो पहले तो कदीर साहब को गायबाना बहुत कुछ सुनाएगी, फिर सीधी प्रिंसिपल साहब के पास जाकर एक एक की दो लगाएगी। इस तरह मैं कदीर साहब को स्कूल से निकलवाने में कामयाब हो जाऊंगा, और अगर ये सब कुछ नहीं करेगी तो मुझे स्कूल से निकाल लेगी और मैं हर रोज़ तज़हीक का निशाना बनने से बच जाऊंगा। मेरी सारी शिकायत और तकलीफ़ें ठंडे दिल से सुनने के बाद माँ ने आराम से पूछा, तुम क्या चाहते हो अचू? मैंने जल्दी से कहा, माँ मेरा स्कूल बदल दो, बस आसान लायक तो यही है। अब इस स्कूल में मैं नहीं पढ़ सकता, वरना मैं किसी दिन कदीर साहब का सर तोड़ दूंगा। माँ धीरे से मुस्कुराई, जैसे मुस्कुराना इसकी आदत थी। मेरे माथे पर पहले बालों को अपनी उंगलियों से संवारा और यूं बातें करने लगी जैसे मुझे कहानी सुना रही हो। अच्छा, मुझे मालूम है कि तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो तुमने नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने इस्तेहकाक की जंग लड़ी। अब दो सूरतें हैं, एक तो ये कि मैं जाकर कदीर साहब से झगड़ा करूं और फिर इनकी शिकायत प्रिंसिपल साहब के आगे कर दूं। इससे जानते हो क्या होगा? सारे स्कूल में बेसुनी की हवा चलने लगेगी, ख्वामख्वाह एक स्कैंडल बन जाएगा। फिर तुम जानते हो आजकल हर एक को अपनी नौकरी प्यारी होती है। प्रिंसिपल साहब सिर्फ हमारी शिकायत पर कोई ठोस इक़दाम नहीं करेंगे। ये भी मुमकिन है कि एक उस्ताद के खिलाफ कदम उठाने पर सारा स्टाफ इनके खिलाफ खड़ा हो जाए। ऐसे आलम में जो उस्ताद प्रिंसिपल के खिलाफ हैं, इन्हें अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा और मुमकिन है कि हमारी वजह से प्रिंसिपल साहब किसी जहनी खलफशार में मुब्तला हो जाए। ये भी मुमकिन है कि मेरे बच्चे कि प्रिंसिपल साहब हमारी कोई बात ही ना सुने या फिर हमें यूं ही झूठी तसल्ली देकर टरका दें। ऐसी सूरत में तुम्हारी कदर साहब की नज़र में क्या रह जाएगी, बल्कि तुम्हारे साथ पहले से भी बदतर सलूक करने लगेंगे। और फ़र्ज़ करो कि प्रिंसिपल साहब कदीर साहब को निकाल भी दें तो तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? बेटे, एक ज़रा सी अना के लिए तुम एक आदमी को बेरोज़गार करना चाहते हो। इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, भला इस बात में इन बच्चों का क्या कसूर है? मैंने जहर भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे अपनी माँ से इस लेक्चर की उम्मीद थी। इसने मेरे तेवर नज़रअंदाज कर दिए और कहने लगी, और दूसरी सूरत यह है कि मैं फ़ौरन तुम्हें स्कूल से निकाल लूँ। माँ की ये बात सुनकर मेरा दिल बलियों उछलने लगा। ये सूरत तो सबसे अच्छी थी। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोलना शुरू कर दी। सोच रही हो तो मैं इसको इस स्कूल में दाखिल करूँ? तुम जानते हो आजकल दाखिलों का मिलना किस कदर मुश्किल है, और फिर मिड टर्म में तो कोई स्कूल में दाखिला नहीं देता। वो तो यही समझेंगे कि तुम निकम्मे तालिब इल्म हो, इसलिए स्कूल से निकाल दिए गए, जिसमें पूरे 9 साल पढ़ते रहे। और इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि तुम नए स्कूल में जाकर नए बच्चों के साथ ना चल सको। हर स्कूल में मैट्रिक की तैयारी करवाने का मुख्तलिफ असलूब होता है। नए स्कूल में नए मसाइल होंगे, इनको हल करोगे या मैट्रिक की तैयारी करोगे? इसका मतलब है कि आप चाहती हैं मैं इस स्कूल में ये ज़िल्लत उठाता रहूँ। मैंने गुस्से से कहा, नहीं मेरे बच्चे। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। कोई माँ अपने बच्चे को जलील नहीं करना चाहती। मैं वही करूँगी जो तुम चाहते हो। तुम्हारी खुशनुदी मुझे अजीज़ है, फैसला तो बिलाकर वही होगा जो तुम चाहोगे। माँ उठ के इधर उधर के काम करने लगी। मैं अंदर ही अंदर खोलता रहा। कैसी अजीब माँ है। माएँ बच्चों की ऐसी बातें सुनकर जज्बाती हो जाती हैं और झट उस्तादों से लड़ने जा पहुँचती हैं। मेरी माँ कितने सुकून से घर के काम कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मेरी यूनिफॉर्म की कमीज़ उठा के ले आई और मेरे पास बैठकर बटन टांगने लगी। बटन टांगते हुए वह हस्बे मुझे भी टांग के लगाती जाती। अच्छा बेटे, मर्द की सारी ज़िंदगी एक चैलेंज होती है। मर्द अपनी सारी ज़िंदगी अपने कैरियर के अखाड़े में गुजार देता है। जब तक कोई इसे पटखे नहीं, वो किसी को पटखनी देने के काबिल नहीं होता। जब किसी मैदान में इसकी पीठ लगती है तो इसे पता चलता है कि दुश्मन को गिराने में क्या मज़ा है। जिसने मार नहीं खाई और जिसने पटखनी नहीं खाई, वो अच्छा खिलाड़ी
हो ही नहीं सकता। मैं तो समझती हूँ मर्द का किरदार स्कूल से ही बनना शुरू होता है। इस वक्त तुम्हारे सामने एक चैलेंज है। कदीर साहब और उनके चेले चाहते हैं कि तुम ये स्कूल छोड़ के चले जाओ। मुमकिन है लड़के तुम्हारी लियाकत से खाइफ हों और वो तुम्हें पढ़ाई के मैदान में ना हरा सकते हैं, और मुमकिन है कदीर साहब एक बुज़दिल उस्ताद हों और तुम्हारे जैसे बहादुर और लायक हक के लिए लड़ने वाले लड़के को अपनी क्लास में ना रखना चाहते हो। ये भी हो सकता है तुम्हारे जैसे और लड़के भी क्लास में हों, तुम्हारे जाने के बाद वो उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। तुम बुज़दिली का एक फरारी रास्ता खोलना चाहते हो ताकि हर जैला बच्चा कदीर साहब से डर कर भाग जाए। नौजवानी का पहला कारनामा बुज़दिली की रोशनाई से रकम करना चाहते हो। आज जो भी तुम करोगे तुम्हारी ज़िंदगी की किताब के सफ़ा अव्वल पर लिखा जाएगा। आज तुमने डटकर मुकाबला ना किया तो दूसरों के लिए नया रास्ता ना बना सकोगे। अगर आज मुश्किलात से डर कर भाग गए तो ज़िंदगी भर कर भागते रहोगे। आज एक कदीर साहब से डर गए हो, इस दुनिया में तो कदम कदम पर कदीर साहब हैं। किससे डर के भागते रहोगे। और हर आदमी जो तब बुज़दिल हो जाए वो ज़िंदगी किसी मोड़ पर बहादुर नहीं बन सकता। तुम्हें आज फैसला करना है, क़यादत करोगे या कचरा बनोगे। ख़ास आदमी बनकर जीना चाहते हो या आमियाना ज़िंदगी बसर करना चाहते हो। ज़िंदगी भर अपनी कमज़ोरियाँ छुपाते रहोगे या अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर मिसाली आदमी बनोगे। माँ बुरी बातें करती रही जिसे मुझे नहीं सुना रही हो, बल्कि ये बातें बटनों के साथ साथ फैसलों में कमीज़ों में टाँक रही है। बटन लगा के इसने सुई दांतों से पकड़ ली जिस तरह के आमतौर पर इसकी आदत थी। मेरा दिल चाहा कि मैं सुई से अपनी माँ की ज़ुबान सी दूँ। मेरी माँ को इतनी बातें करने की आदत क्यों थी और फिर इसे इतनी बातों का पता क्यों था। माएँ तो आमतौर पर नीम ख्वांदा ना तजर्बाकार लाचार और थकी हुई होती हैं। पता नहीं मेरी माँ इतनी ताज़ा दम क्यों थी। थे कमीज़ तय करके वो खड़ी हो गई। इसने सुई मुंह से निकाल के धागे की रील में अर्स दी और कमीज़ उठा के मेरी अलमारी में रखने चली गई। लेकिन इसका बंद मुंह फिर खुल गया। मुझे तो सिर्फ इस ख्याल ने ही जिंदा रखा हुआ है कि मैं एक नहायत ज़हीन और तेज़ो तरार बच्चे की माँ हूँ। और ऐसा बच्चा जो दुनिया के हर चैलेंज को कबूल करने की अहलियत रखता है, जो अपने मुखालफों को पटखनियाँ दे सकता है और दुश्मनों को अपने हुस्न इखलाक से दोस्त बना सकता है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। एक यही तरीका है मेरी जान कि तुम जाकर कदीर साहब की सारी गलतफहमियाँ दूर कर दो। वो उस्ताद हैं, इनसे माफ़ी मांग लो। कह दो कि सर आपको मेरे बारे में सब कुछ गलत बताया गया है। मैं बदतमीज़ और गुस्ताख नहीं हूँ। फिर इनकी क्लास में इतना अच्छा काम करो, इतने खुश अखलाक़ी से रहो, इनका इतना एहतराम करो कि वे अपने रवैये पर खुद शर्मसार हो जाएं। फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि जब तुम इनके मंजूर नज़र बन जाओगे। उफ़, ये किस कदर नामुमकिन था। मेरी माँ को हमेशा हथेली पर सर जुड़वाने की आदत थी। चंदा, तुम्हारी फतह यह है कि एक दिन तुम कदीर साहब की ज़िंदगी में सबसे अच्छे हो जाओ और सब लड़के तुम्हें अपना आइडियल समझ लें। एक यही हल है इस मसले का। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अगरचा मुश्किल है, मगर मर्दों को तो हमेशा मुश्किल रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। डर जाना और मैदान छोड़ के भाग जाना औरतों का काम है। मेरे माथे के बल गहरे होते गए और माँ का लहजा नरम होता गया। मेरी सूरत देखकर बोली, चंदा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती। मेरे बच्चे होगा वही जो तुम चाहते हो। मैंने वैसे ही हालात का एक जायज़ा लिया था। थोड़े दिनों तक सोच के मुझे बता दो, और अगर अब तुम कौन से स्कूल में जाना पसंद करोगे। मैं हर तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके तुम्हें इस स्कूल में दाखिला दिलवा दूँगी। मैं कई दिन तक मुँह फुलाए बेदिली से स्कूल जाता रहा। फिर एक दिन मैंने माँ की बात पर गौर किया तो मुझे इसमें सदाकत नजर आई। ये सब एक गलतफहमी की वजह से हो रहा था जो मेरे मुखालिफ लड़कों ने कदीर साहब के दिल में पैदा कर दी थी। जिस दिन मैं कदीर साहब से माफ़ी मांग कर आया, सारे हालात बदल गए और चंद दिनों में ही मैं इनका मंजूर नज़र था और जमात का हीरो बन चुका था। मगर एक खलिश मेरे दिल में थी। मैंने बिल्कुल इसी तरह किया था जिस तरह मेरी माँ चाहती थी। मेरी माँ के पास अपनी बातें मनवाने का एक जादू था। मैं अपनी माँ के हरबों से तंग आ चुका था, मगर जंग नहीं कर सकता था। जिस दिन मेरा मैट्रिक का पहला पर्चा था, माँ मुझे खुद सेंटर छोड़ने गई और रास्ता भर दयानतदारी पर अरशादात के मोती लुटाती रही। वापसी पर मैं फट पड़ा और मैंने कहा, माँ, तुम्हारी दयानतदारी के दर्द तुम्हारे बेटे के काम नहीं आ सकते। आज तुम अंदर जाकर देखती कि सेंटर में क्या हो रहा था। माँ ने मोटर चलाते हुए बोलपन से पूछा।
ज़्यादातर लड़के नकल कर रहे थे और उस्ताद बाकायदा नकल करवा रहे थे। बाहर से बूटियाँ अंदर जा रही थीं। लोग एक दूसरे को कुछ दे दिलाकर पहले से मामला तय कर लेते हैं। मैंने खुद कई वालिदैन को निगरान साहब से खुफिया गुफ्तगू करते हुए देखा है। मेरा तो अंदर तक खून खोल रहा था। पेपर में दिल ही नहीं लग रहा था। अगर मैं तुम्हारे दयानतदारी के सबक अज़बर करता रहा तो बस हो चुका मेरा इम्तिहान, और इससे इम्तिहान से मैं बाज आया। तुम अपने असूल अपने पास रखो। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं, आम ज़िंदगी में मज़ाक़ खेज़ और बूढ़ी लगती हैं। वो लड़की जो हर रोज़ नकल कर रहे हैं अली ऐलान सबसे ज़्यादा नंबर ले जाएंगे, और हम जो सारा साल मेहनत करते रहे हैं और दयानतदारी का सबक रटते रहे हैं, सेकंड डिवीज़न लेकर कॉलेजों में दाखिले के जूते चिट खाते नजर आएंगे। मैं तुम्हारी दयानतदारी वाली पॉलिसी को नहीं जानता, और ये सब पॉलिसियाँ सिर्फ औरतों के लिए बनाई जाती हैं। माँ कुछ नहीं बोली और मैं खोलता रहा। जो मुँह में आया बकता रहा। घर गया, ज़ोर से किताबें और दूर फेंकी और बिस्तर पर ऊंधे मुँह गिर गया। माँ ने आके मुझे मनाया, प्यार किया और बड़े प्यार से खाना खिलाया। शाम को जब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो बोली, अच्छू, जिंदा रहने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि इंसान का अपना दिल और ज़मीर मुतमईन हो। वो लोग जो बदतयानती करते हैं या नकल करके पास हो जाते हैं, वो अपनी दानत में एक शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, मगर वो बदनसीबी ये नहीं जानते कि ये शॉर्टकट इन्हें ज़िंदगी भर के लिए छोटा बना देते हैं। नकल करके पास होने वाले लड़कों में खुद एतमादी की कमी होती है। वो आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकते, किसी की आंखों में आंखें डालकर इसे ललकार नहीं सकते। सारी ज़िंदगी दर्जा दौम के इंसान रहते हैं। सारी ज़िंदगी गलत तौर तरीके इख्तियार करते रहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी असाबी दबाव के तहत एक नामालूम से तशन्नुज में गुजर जाती हैं। वो अगर कारोबार करें तो अच्छा कारोबारी नहीं बन सकते, मुलाजमत करें तो काबिल एहतराम बॉस नहीं बन सकते, हमेशा घटिया दर्जे के खुशामदी मातहत बनकर गुजारा करते हैं। और तुम जैसे बच्चे जो अपने क़ुव्वत बाजू को आजमा कर मैदान में निकलते हैं, वो ज़िंदगी भर दुनिया को ललकारते रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है माँ? मैंने चीख कर कहा। सारी दुनिया को ललकारता रहूं मगर मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न लेकर पास हो जाऊं? माँ बेतहाशा हंसने लगी। तुम्हें किसने कह दिया कि सेकंड डिवीज़न लेने वाले बदतरीन इंसान बनकर उभरते हैं? ये तो एक नन्हा सा इम्तिहान है और तुम्हारे आगे एक मैदान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दयानतदारी से अगर तुम थर्ड डिवीज़न लेकर भी पास हो जाओगे तो मैं घर में चरागां करूँगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तुमने नकल करके फर्स्ट डिवीज़न ले ली तो मैं रूहानी तौर पर इसी दिन मर जाऊँगी। एक तो ये माएँ हरदम मरने मारने वाले डरावे देती रहती हैं, जैसे ये दुनिया इनके बगैर चल ही नहीं सकती, और जैसे ये ना होंगी तो हम अपने पाँव पर खड़े ना हो सकेंगे। दूसरे दिन जब मैं पेपर देने जा रहा था तो मेरे इरादे ख़तरनाक थे। माँ ने मुझे दरवाज़ा खोल के कार से बाहर निकाला और मेरा माथा चूमकर दुआ दी, फिर कहने लगी, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दयानतदारी से इम्तिहान देकर फेल हो जाओ। लेकिन अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें हुक्मन कहूँगी। अगर मेरी नसीहत पसंद नहीं तो मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। और मेरा हुक्म यह है कि तुम इम्तिहान में हरगिज़ नकल नहीं करोगे, ख्वाह सारा सेंटर नकल करता रहे। ज़ाहिर है अपनी माँ से डरता था, इसलिए सेंटर में मेरे अलावा चंद और लड़के थे जो ग़ालिबन अपनी माँओं के डर से नकल नहीं कर रहे थे। मैंने बड़ी बेदिली से सारे पेपर दिए। जिस दिन रिज़ल्ट आया मैं कमरे में पड़ा रहा, ज़ाहिर ही ना निकला। मेरी माँ खुद गई और मेरा रिज़ल्ट ले आई। ऐसे में मामूल इसने पहले आकर मेरी पेशानी को चूमा और फिर सरूर से भरे लहजे में बोली, जो बच्चे अपने वालिदैन का कहना मानते हैं वो कभी खसारे में नहीं रहते। देखो तुम्हारी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आई। गस्ट मैंने अपनी माँ के हाथ से छीन लिया और बेताबी से सारे रोल नंबर देखने लगा। जिन लड़कों ने नकलें की थी इनकी सेकंड और थर्ड डिवीज़न थी और पास तो वाकई फेल हो गए थे। माँ की हर बात सच साबित हो जाती थी, इसलिए मैं कुल्लम कुल्ला बगावत नहीं करता था। मेरे लाशौर में कहीं ये गिरा पड़ गई थी कि मैं माँ का कहना टाल नहीं सकता। एक फर्माबरदार मामूल की तरह चुपचाप माँ के हर हुक्म के आगे गर्दन डाल देता। शायद यहीं से इस नफ़रत की इब्तिदा हुई थी जिसको मैं कभी कोई नाम नहीं दे सका। ये उन दिनों की बात है जब कॉलेज की ज़िंदगी ने मुझ पर अपना रंग चढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर वो ज़माना कुछ अजीब सा होता है। कभी तो यूँ लगता है कि सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में है और कभी यूँ लगता है कि ये सारी दुनिया एक बंद मुट्ठी की तरह है, और अपना तमाम तर जोर लगा के इस बंद मुट्ठी को खोल कर देखने को जी चाहता है कि इसके अंदर क्या है। मेरा दोस्ताना कुछ अच्छे किस्म के लड़कों से नहीं हुआ था। अच्छे किस्म के लड़के कॉलेज की वो नेमत होते हैं जो क्लास अटेंड करने की खातिर आते हैं। उस्ताद साहब को खुश रखना चाहते हैं, कॉलेज में नामवरी चाहते हैं, इसलिए किताबों से आगे इनका कोई जहाँ नहीं होता।
बाकायदगी से नोट्स लिखते हैं और दिलजमी से हर लेक्चर अटेंड करते हैं। मगर मुझे दूसरी किस्म के लड़के पसंद थे, खुशबाश और बेफिक्र लड़के, जो क्लास में जो कॉलेज में इस तरह आते थे जैसे उन्होंने बंदिशों की सब बेड़ियाँ काट डाली हों। पढ़ाई के अलावा इन्हें हर बात से सरोकार होता है। ये बात जानना चाहते हैं जिनके सामने तजर्बात का एक जहाँ होता है, भले दुनिया इनको आवारा कहती रहे। जितनी जल्दी वो मर्द बन जाते हैं, पढ़ाकू किस्म के लड़के नहीं बन सकते। मैं मर्द बनकर इस दुनिया में रहना चाहता था, इसलिए इनके ग्रुप में शामिल हो गया। एक दिन जब मैं अपनी माँ के सामने बैठा खाना खा रहा था और माँ मुझे गौर से देख रही थी, यह कहने लगी, दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं। मैंने हाथ रोककर माँ की तरफ देखा। मेरी माँ पर फिर बातें करने का दौरा पड़ने वाला था। एक वो लोग जो दुनिया को अपने इशारे पर चलाते हैं और दूसरे वो जो दुनिया के इशारे पर चलते हैं। वो दुनिया को अपने इशारों पर चलाने वाले बहुत कम होते हैं, मगर दुनिया इनको पसंद करती है, इनकी गुलाम बन जाती है। कोशिश तो हर इंसान की होती है कि होनी चाहिए कि वो दुनिया को इशारों का गुलाम ना हो, बल्कि दुनिया इसकी गुलाम हो। माँ को फ़लसफ़े पुकारने की बड़ी आदत थी और मैं अनसुनी करके बैठा रहता था। माँ से बचने का यही आसान तरीका था। जब बच्चा नया नया चलना सीखता है तो दूसरे चलने वालों की नकल करता है। पता नहीं माँ क्या कहना चाहती थी। थोड़ी देर खामोश रहकर बोली, दुनिया की हकीकत को जानने के लिए ज़रूरी है कि आदमी दुनिया से ज़रा मुख्तलिफ हो। अगर कोई शख्स किनारे पर खड़ा हो तो वो डूबने वाले को अच्छी तरह देख सकता है और ये भी जान सकता है कि डूबने वाले ने गलती कहाँ की थी, और डूबने वाले को बचा भी सकता है। अपने नफ्स के आगे इनकार कर देने वाले लोग कितने होते हैं? बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। मगर इस दुनिया को ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। फिर वो बर्तन उठाकर रखने लगी। मैंने खाना ख़त्म किया तो उठकर जाने के बहाने ढूंढने लगा। माँ आते जाते हुए कोई ना कोई बात कहती रहती, फिर एकदम खड़ी हो गई, मेरी आंखों में झांककर बोली, मैं सिगरेट पीने को बुरा नहीं समझती, पर इस बात को समझती हूँ कि आदमी दूसरों के मजबूर करने पर मजबूर हो जाए या इस पर ख्वामखा सोहबत का असर होने लगे। बेटा, जब तुम्हारा अपना दिल चाहे तो सिगरेट ज़रूर पी लेना, मगर सिर्फ इसलिए ना पीना कि कुछ दोस्त तुम्हें ताने देते हैं और तुम्हारी मर्दानगी को जगाते हैं। सिगरेट, शराब और मंशियात ये इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ हैं। अपने आप को ताकतवर जाहिर करने के लिए कमज़ोरों की पनाह लेना कोई अक्लमंदी नहीं। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, पान तंबाकू खाने वाले ताकतवर नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोरों का लीडर बन के रहना शानदार बात नहीं है। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने बहुत एहतियात की थी, मगर माँ को न जाने कैसे पता चल गया था कि मैं सिगरेट पीने लगा, और सिगरेट मैंने दोस्तों को मजबूर करने पर ही शुरू किया था। दोस्तों के मजबूर करने पर वो बहुत कुछ करने लग गया था। और अब खाने के बाद मुझे सिगरेट की बहुत तलब हो रही थी। मेरी माँ मेरी सूरत देखकर मुस्कुराने लगी और फिर आकर पास बैठ गई। मुस्कुराकर बोली, चंदा, मर्द को इन सब रास्तों से गुजरना चाहिए, देखना चाहिए कि सिगरेट क्या है, शराब क्या है, फितरत की कमज़ोरी क्या है, मगर सिर्फ तजर्बे की हद तक। इन पनाहगाहों में बड़ा ख़तरनाक पड़ाव होता है। अपनी मुनासिब उम्र में सब कुछ कर लेना कि तुम्हें हसरत ना रहे, मगर अभी से नहीं। कच्चे फल को पत्थर मारे तो इस पर दाग पड़ जाते हैं, फिर वो फल पकता नहीं। कभी तुम इनकार करके देखो, इनकार में कितना मज़ा है। जब आदमी अपनी कमज़ोरियों की नफ़ी करता है और अपने दोस्तों के आगे इनकार कर देता है तो अपने दोस्तों में मुमताज़ और मुफरत होता है और अपनी नज़र में इसका मुकाम ऊंचा हो जाता है। फिर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और अपनी तमाम तर ममता अपनी आंखों में समोकर बोलने लगी, कितना खूबसूरत है तुम्हारा चेहरा, माशाअल्लाह, किसी मुकद्दस किताब की तरह रोशन और बेबाक, और दांत तो बस मोतियों की तरह हैं, अभी से धुआं ना लगाना, सारा चेहरा झुलस जाएगा और दांतों पर दाग रह जाएंगे। इस चेहरे ने अभी दुनिया में बहुत काम करने हैं और मर्द का सारा करैक्टर इसके चेहरे पर लिखा होता है। मैंने नज़रें झुका लीं। माँ ने इस दिन के बाद से कुछ नहीं कहा, मगर मैं सोचने लगा, इनकार करके देखना चाहिए, अपने नफ्स की नफ़ी करके देखें तो कैसा लगता है। वैसे मजाक में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, तो देखते देखते ही मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। सिगरेट छोड़ी तो दोस्तों में अलग से जाने लगा, मगर बात सिर्फ एक सिगरेट ही की ना थी। ये दुनिया तो बलाओं से भरी हुई है। हालांकि मुझे माँ ने ये कभी नहीं कहा कि मैं लड़कियों के गिर्द मंडलाऊं, इनके साथ डेटिंग ना करूं, लड़कियों के गिर्द ना मंडलाऊं, इनके साथ डेटिंग ना करूं। माँ को मेरी सब कार्रवाइयों को पता होता था
जब मैं बहुत सी खुशबुएं छिड़क के बाहर निकलता तो वो मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराती जैसे बाहर के मौसम में चांदनी फूलों पर रक्स करती है। फिर कहती माशाल्लाह बेचारी, दिल थाम के रह जाएगी। मैं भी हंस देता, कहती कब तक आ जाओगे? बस आ जाऊंगा माँ। मैं कहता पिक्चर के बाद कहीं खाना खाने भी जाओगे? जाऊंगा तो सही। मैं नज़रें इधर उधर कर लेता। अच्छा जब चाहो चले जाना, मगर बच्चे रात के वक्त कार तेज ना चलाना। जब से मैंने मुलाजमत की थी अपना स्कूटर बेच दिया था। माँ ने मुझे एक सेकंड हैंड कार ले दी थी और मुझे घर से वक्त में वक्त आने जाने की इजाज़त थी। एक दिन सुबह बड़ी रंगीन थी और मैंने मारिया के साथ रात का प्रोग्राम बनाया था। मारिया मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करती थी। कई दिनों से हम एक जान दो काले हुए फिरते थे। रात के लिए मेरे जी में एक रंगीन प्रोग्राम था। सारा दिन मैं घर पर ही रहा क्योंकि इस दिन छुट्टी थी और जिस रात मुझे देर तक बाहर रहना होता मैं सारा दिन माँ के करीब रहकर इसे खुश करने की कोशिश करता रहता। माँ ने सिर में तेल लगा रखा था, चाय की प्याली पकड़कर मेरे कमरे में आ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। माँ से ये कभी धोखा नहीं रखनी चाहिए थी कि वो महज इधर उधर की बातें ही करती रहेगी। न जाने सब कुछ पहले से इसके जहन में मौजूद होता या वो ऐसे वहीं बैठे बैठे तरतीब दे लेती, मगर इसके पास कहने को बहुत कुछ था। बज़ाहिर एक मामूली सी माँ जो किसी मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थी, सर पर खुर्द का टोकरा उठाए रखती। माँ जब मेरे कमरे में आती तो मैं लाशौरी तौर पर जाए पनाह ढूंढने लगता। दिल चाहता माँ टल जाए, मगर अंदर से आवाज़ आती इसकी सुन लो। अजीब बात है, माँ मुझ पर बेनकाब कर रही थी। इसकी बातों से मैं अपने आप पर खुलता जा रहा था। पता नहीं वो अपनी बड़ाई जताने आई है या मुझे बेनकाब करने। बावजूद इसके साथ नफरत करने के मैंने इसकी बातों से हमेशा अपनी किसी खुफिया आदत का पता सुराग लगाया, कोई छुपा हुआ गोशा तलाश किया और मुझ में रफ्ता रफ्ता खुद शनासी की आदत पैदा होने लगी। कभी कभी मैं ये भी चाहता कि माँ कुछ ज़रूर कहे। इसकी बातों से ये राज मुनकशफ हो जाता कि वो मेरे बारे में कितना जानती है। मेरी ज़िंदगी का सारा अक्स माँ के आईने में नज़र आने लगा था। मुझे ये भी बुरा लगता था, जवान बेटे की ज़िंदगी का एक एक वर्ग माँ के सामने खुला नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात माँ की दूरबीन निगाहों से पोशीदा होना चाहिए, क्योंकि बेटे को कीचड़ में लथपथ कोई माँ नहीं देख सकती। मगर कीचड़ में लथपथ हुए बगैर जवानी की राहुज़र रोंदी भी नहीं जा सकती। माँ जानती थी कि मैं अक्सर लड़कियों के साथ घूमता हूँ और इसने मुझे एक रोज़ कहा भी था, लड़कियों के साथ घूमने से लड़कियों की समझ आती है। हाँ, मुझे एतराज़ है। मेरी माँ दाना बिना थी और वक्त के तकाज़ों को पहचानती भी थी, मगर शायद मुझे इसके आगे एहसास कमतरी होने लगता था। वो औरत होकर इतना कुछ जानती है और मैं मर्द होकर बोदा हूँ। ये बात इस तरह थी कि वो अपना सारा इल्म और तजर्बा मुशाहिदा एकदम मेरे अंदर मिलना चाहती थी, मगर मैं ये सब कुछ अपने आप हासिल करना चाहता था। पता नहीं हमारा क्या रिश्ता था, मगर माँ एक साजिश के तौर पर मेरी ज़िंदगी में सरायत करती जा रही थी और इसकी यही बात मुझे बुरी लगती थी। इस रोज़ माँ वाकई इधर उधर की हाँकती रही तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। माँ तो अकल की पिटारी थी और इसे इस बात का एहसास भी था, इसलिए अकल की बातों की तरफ इशारा ज़रूर करती थी। मैं हैरान था, माँ सिर्फ माँ ही बनी रही। चाय पीकर इसने प्याली की एक तरफ रख दी और मैं सोचने लगा शाम को कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ और किस तरह अपनी शख्सियत को जाज़िब नज़र बनाऊँ। इस वक्त माँ खड़ी हो गई, मेरी वार्डरोब खोलकर मेरे कपड़ों का जायज़ा लेने लगी। स्याह धारीदार सूट की तरफ इशारा करके बोली, और ये पहन लो, इसके साथ गुलाबी चेक की कमीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। वो टाई बांध लो जिसमें ग्रे मस्टर्ड और गुलाबी पत्ती हैं। वैसे तो माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत खुश लिबास हो। लड़कियां तुम्हारे लिबास की दाद तो देती होंगी। मेरा दिल धड़क उठा। वाकई कई लड़कियों ने मेरे लिबास को सराहा था। फिर माँ घूम गई और बोली, लड़कियों की इस उम्र में लिबास की इतनी समझ नहीं होती। बस वो तो ये देखती हैं लड़का मुझ में किस हद तक दिलचस्पी लेता है ना। मेरा खून चेहरे पर आ गया। मैंने सोचा अब टल जाओ वरना माँ शुरू हो जाएगी। माँ ने हंस कर कहा, लड़कियाँ बड़ी मासूम होती हैं और मर्द को इनकी मासूमियत का एहतराम करना चाहिए। पता नहीं अब माँ क्या कहना चाहती थी। यूँ घूम फिर के मेरा कमरा देखती रही, फिर एक किताब उठाकर वर्गदानी करते करते यूँ बोलने लगी जैसे कुछ दिलचस्प बात पढ़ी हो। बेटा, ज़िंदगी का एक असूल बना लो, मासूम और कुंवारी लड़कियों को बख्श दिया करो। इस उम्र में हदबंदियाँ अच्छी नहीं लगती, मगर नौजवान नहीं जानते। ज़मीर के बोझ उनके कैरियर की राह में रुकावट बन जाते हैं। ज़मीर का बोझ उठाकर ज़्यादा देर चला नहीं जाता। वैसे इसी माशरे में दूसरी किस्म की लड़कियाँ भी जो होती हैं, जो दिल बस्तगी के लिए ठीक होती हैं।
जानबूझकर किसी भले घर की शरीफ लड़की को ख़राब करना कमीनगी होती है, और यूँ भी फजूल किस्म की लड़कियों के साथ घूमने से शरीफ लड़की की पहचान होती है। हर शरीफ लड़की किसी की अमानत होती है। कम से कम तुम खयानत का बोझ ना उठाना। वैसे तो आज ये ज़माना, ये दुनिया तुम्हारा है। ये कहकर माँ यूँ कमरे से बाहर निकल गई जैसे इसे चूल्हे पर रखी हुई हंडिया याद आ गई हो। मैं जब बन ठन के मारिया के घर पहुँचा तो वो मेरी राह तक रही थी। मारिया आज कसम ढा रही थी। मारिया को यकीन हो गया था कि मैं आज रात इजहार मोहब्बत करने वाला हूँ, मगर इजहार मोहब्बत के अलावा मैं क्या करने वाला हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता था। खूबसूरत फूल किसी के हाथ में तो वो इसे मसले बगैर नहीं छोड़ता। जब मारिया कार की अगली सीट पर मेरे साथ आकर बैठी तो मैंने इसकी खूबसूरत आंखों में देखा और थरा गया। माँ के अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। मारिया मासूम थी, मुकद्दस थी। इसकी आंखें मस्जिद के सहन की तरह शफाफ और रोशन थी। इसका चेहरा बता रहा था अभी तक किसी निगाह बद ने इसे नहीं छुआ। वो बंद कर ली थी, ज़माने से नाशना थी। कल तक इसकी यही नाइल्मी और मासूमियत मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, और आज मुझे इसकी गुर्बत से खौफ आ रहा था। मुझे इसके साथ मोहब्बत ना थी। दूसरे नौजवानों की तरह मैं भी अपनी जवानी की तारीख मुरतब करना चाहता था। मोबाइल जवानी में इन बातों को नौजवान अपने कारनामे गर्दानते हैं। मासूम लड़कियां ये सब नहीं जानती, क्योंकि मर्द की आंखें हमेशा झूठ बोलती हैं और औरत की आंखें सच्ची होती हैं। इन सच्ची आंखों से मुझे खौफ आने लगा। इन सच्ची आंखों को खून के आंसू रुलाने वाला था। आज रात के बाद वो आंखें रोया करेंगी, मुझे कोसा करेंगी और इन लम्हों को याद करके शर्म से झुक जाया करेंगी। मासूम और कवारी लड़कियों को बख्श दिया करो। मेरी माँ एक ज़ालिम औरत थी। जिस लम्हे पर इसका हक ना था, इस लम्हे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। इस हद तक कोई माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होती। इतनी दूर तक कोई माँ उंगली पकड़कर साथ नहीं चलती। उफ़, मुझे अपनी माँ से घिन आने लगी। मेरी सारी मुअत्तर रात बर्बाद हो गई। मेरे रवैये पर मारिया हैरान होती रही, मगर मैं इसे खाना खिलाकर इसके घर छोड़ाया। मैंने इसे वो खुशखबरी ना सुनाई जो आज रात सुनाने वाला था। इंसान कितना ही सख्त जान क्यों ना हो, गुनाह को गुनाह समझ के नहीं करना चाहता। हर एक ने अपने पास कोई ना कोई जवाज़ रख छोड़ा होता है। जवाज़ के पर खच्चे उड़ जाएं तो बाकी क्या रह जाता है। हाँ, एक मौका ऐसा आया जिस पर मेरी माँ चुप रही। मैं 2 साल के लिए अमेरिका जा रहा था और मेरा ख्याल था कि इस मौके पर मेरी माँ मुझे इतनी नसीहतें करेंगी, इतनी हिदायतें देगी कि इसकी हिदायत से मेरा बाकायदा एक संदूक बच जाएगा, जिसे उठाकर इतने दूर ले जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मगर फिर मैंने दिल में सोच लिया कि इस नसीहतों का संदूक बनने दूंगा, फिर इस संदूक को जाते हुए एयरपोर्ट छोड़ जाऊंगा। माँ की नसीहतों के पलंदे उठाए उठाए अमेरिका में घूमता रहना कहाँ की अक्लमंदी है, जबकि मुझे अमेरिका जाने का बहुत अरमान था और बहुत मंतों और मुरादों के बाद ये दिन आया था। माँ बड़ी खामोश थी और खामोशी से मेरा सामान तैयार कर रही थी। मैं कभी कभी माँ को चौका लगा देता, ये कह कर के फ़लाँ मौके पर मुझे क्या करना चाहिए माँ। माँ हौले से मुस्कुरा देती, और जब मैंने बहुत खरीदा तो सोमवार से हंसकर बोली, तुम्हारी ज़िंदगी जो कुछ मैं तुझे कहती रही हूँ आज के लिए तो था, और मैं कितनी खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में सब अमानतें मौजूद हैं। और जब मैं इसकी खामोशियों का मजाक उड़ाता रहा तो रुखसत के वक्त बस इतना कहा, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा जहान है और मेरा दिल चाहता है कि मेरे सहारे के बगैर तुम इस जहान को तलाश करो, ताकि तुम्हें भी इल्म हो कि कितने पानी में हो। अच्छा, मैं तुम्हें जानबूझ के अपने से दूर नहीं भेज रही हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी रफ़ाकत का दम भरा है। बाज़ औक़ात बहुत आगे जाने की कोशिश भी की है, शायद वो मेरी ममता का तकाज़ा था, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर रहो। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बगैर रहो। तुम बनकर रहो, अपनी मर्ज़ी से रहो, अपनी खुशियाँ आप चुनो। तुम्हें अपनी राहबरी में जीने का हक है। मैं इस तरह तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जिस तरह कोई इम्तिहान देकर इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है। वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो माँ की हिदायत से लदा हुआ आया था। मैं इस ऊँट की मानद गुम्मा करता जिस पर बेतहाशा सामान लदा हुआ हो, मगर जिसका मालिक दूर व पार कहीं नज़र ना आता हो। मुझे हर किस्म पर अपने बारी बार कम होने का एहसास होता, और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी होती कि दुनिया की इस तजर्बा का हमें हर तजर्बा नया होता है, मगर मेरे पास आगाही की दौलत थी, और शायद ये दौलत लाशऊरी तौर पर मेरी माँ ने मुझे बख्शी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने 2 साल अमेरिका में खूब ऐशो-ओ-नशात की ज़िंदगी बसर की, अपने आप को बढ़ता भी, मगर 2 बातों की समझ मुझे खुद ब खुद आ गई कि रिज़्क अपनी ज़मीन पर जाकर कमाना चाहिए। जाते वक्त माँ ने मुझे ये बात नहीं कही थी। ये कुछ चौका मैंने माँ को लगाया था और तंज़िया अंदाज में कहा था, माँ अगर मुझे कोई अमरीकी लड़की पसंद आ गई तो
तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं इससे शादी कर लूँ? अगर मामला शादी तक गया तो ज़रूर कर लेना, शादी करने में क्या हर्ज है, लेकिन तुम एक गैर मुल्की बहू को बर्दाश्त कर लोगी? बेटा, मैं अपने बच्चे की हर खुशी बर्दाश्त कर सकती हूँ, और फिर ये फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हें निभाना होगा, मुझे तो सिर्फ कबूल करना होगा। सोच लो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। माँ फिर हंसने लगी। ये मौका तो मैं तुझे दे रही हूँ, फिर ना कहना कि मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी तरीके से शादी करनी थी। अरे नहीं, अब इन बातों का ज़माना नहीं रहा। बच्चों की शादियाँ बच्चों के खुशी के मुताबिक करनी चाहिए। जो लड़की तुम्हारे दिल में घर कर जाए वही मेरी बहू बनेगी। अगर जाते वक्त माँ ये कह देती कि खबरदार वहाँ से शादी ना करके आना, मैंने बहुत से दुख उठा के तुम्हें पाला है और तुम्हारे सर पर सेहरा देखने का बड़ा अरमान है वगैरह वगैरह, तो गोया वहाँ शादी करने में मेरी राह हमवार हो जाती। और माँ को जैसे यकीन था कि मैं यूँ ही चला आऊँगा, इसलिए जब मैं वापस आकर मुलाजमत में मगन हो गया तो एक दिन बड़े लिसान से बोली, वहाँ से भी तनहा चले आए और यहाँ भी तनहा रहना चाहते हो? क्यों माँ? हाँ, मैं तो यही समझा था कि आजकल के नौजवानों की तरह मेरी हर जिम्मेदारी तुम बांट लोगे, शादी करके मुझे तला दे दोगे, मगर तुमसे ये भी ना हो सका। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। माँ तो बड़ी चालाक है। माँ ने हंसी अपने होंठों में ही दबा लिया और कहने लगी, मुझ में हिम्मत नहीं है कि गली गली कूचे कूचे फिर के तुम्हारे लिए लड़की तलाश करूँ। आजकल के लड़के बाहरी लड़कियाँ पसंद कर लेते हैं, फिर आके माँ को बता देते हैं। इस तरह माएँ सरदर्दी से बच जाती हैं। इस तरह सरदर्दी शुरू हो जाती है। माएँ ऐसे लड़के को कबूल नहीं करती जिसकी तलाश और पसंद में इनका अमल दखल ना हो। मैं इन माँओं में से नहीं हूँ बेटा, और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी बुरी गुजार चुकी हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मैं एक मुलाज़मत पेशा औरत हूँ। मुझे एक ढंग से रहने की आदत पड़ चुकी है। जब तक अल्लाह तौफीक देगा मुलाज़मत करती रहूँगी। इसके बाद मुझे मेरी पेंशन काफ़ी होगी। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी में दखल और माकुलात करना चाहती हूँ। इसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए। तो गोया आप मुझे पहले से बता रही हैं कि आप मेरी बीवी को अपने साथ नहीं रखेंगी। अगर ये सूरत-ए-हाल है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की? अच्छा, अब बात को उल्टे मैंने ना पहना। बस मेरा असूल है कि बहू को अलग रखना चाहिए। हर लड़की अपने ख्वाब देखती है और अपने ख्वाबों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहती है। सास ने एक पूरा ज़माना देखा होता है और इसके सामने मुकम्मल घर होता है, इसलिए इसे बहू के झोल नज़र आने लगते हैं और बहू सास को जाहिल और पुराने ज़माने का कहती है। भाई, तुम्हें तो इस मुलाजमत के सिलसिले में अलग घर मिल सकता है ना, तुम अपनी बीवी को वहीं ले जाना, मैं यहाँ तनहा रहूँगी। अच्छा, तुम दूसरे लफ्ज़ों में मुझे इस घर से मुझे बेदखल कर रही हो। ये मजाक नहीं है अच्छू, माँ बोली। अब तुम अपनी शादी का खुद फैसला कर लो। फ़र्ज़ करो मैं खुद फैसला ना कर सकूँ तो क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की नहीं? मेरी नज़र में और जान पहचान में भी सैकड़ों लड़कियाँ हैं, फिर देर किस बात की है? हाँ, तुम जानते हो मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले अभी तक तुम नहीं किए हैं, अली ऐलान किए हैं। यह गैर महसूस तरीके पर तुम ही सब करती रही हो, अब ये फैसला मैं क्यों करूं? अच्छा, तुम बहुत चालाक हो गए हो। हाँ, तुम्हारा बेटा होना मैं खड़ा हो गया और मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी ये तकलीफ़ देता रहूँगा कि वो मेरी नहीं मेरी माँ के पसंद है। आखिर बीवी को कुछ उपके लगाने के लिए शौहर के पास कोई तो जवाब होना चाहिए। कमीना। बहुत दिनों के बाद फिर एक दिन मेरे माँ मेरे कमरे में आ गई, कहने लगी, मेरे मिलने वालों में कुछ लड़कियाँ हैं, मुझे पसंद भी हैं, तुम इनको देख लो जो तुम्हें पसंद आ रहा है, मैं इनके साथ बात चला लूँ। मैं क्यों देखूँ माँ, भाई शादी जो तुम्हें करना है। मैं समझता हूँ मेरी माँ को मालूम होना चाहिए कि मुझे किस किस्म की लड़की पसंद आ सकती है। नहीं अच्छू, मैं तुम्हें सिर्फ तबीयत का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, शक्ल सूरत तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। बस माँ देखने में अच्छी लगे, इतनी खूबसूरत भी ना हो कि मुझे जूते की नोक पर रखे और इतनी बदसूरत भी ना हो कि मैं घर आना छोड़ दूँ। अच्छा, तुम्हारी इस बात से मुझे डर लगता है। अच्छू, माँ आहिस्ता से बोली, उम्र भर का मामला सिर्फ शक्ल सूरत से तय नहीं पाता। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए बहुत हौसले वाली लड़की की ज़रूरत है। तुम्हारा मिजाज सारा अपने बाप पर है। तो मैं क्या करूँ माँ, फैसला तो तुम ही करोगे। माँ, मुझे मालूम है कि तुमने लड़की रखी है, बल्कि फ़ैसला भी कर लिया है। बस अब हस्ब आदत मेरे मुँह से उगलवाना चाहती हो। निकालो इस लड़की को बाहर और मुझसे हाँ करवा लो। अच्छू, तू बड़ा तल्ख हो गया है। माँ तो जानती है कि वो ज़रूर होगा जो तू चाहती है। इस दिन तो मेरी माँ खसियानी होकर उठ गई, लेकिन फिर वही हुआ। इसने अपनी पटारी में से लड़की निकाल ली। ये राबिया थी और मेरी माँ की प्यारी भतीजी। मेरी माँ का एक ही भाई था, इसकी एक ही बेटी थी। इस बेटी में माँ को दुनिया भर के गुण नजर आते थे। राबिया कभी हमारे घर पर आकर रहा करती थी। जिन दिनों वो हमारे घर पर रहती, सारी वजह माँ के कामों की तरफ देती।
मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी ना देखती थी। सुना है 2 साल जो मैं अमेरिका में रहा था, माँ ने पूरे 2 साल राबिया को अपने पास रखा था और इन्हीं दिनों इसके अंदर इस घर का सारा सिस्टम अंडील दिया होगा। माँ ने फिर अपने तौर पर राबिया को मेरे लिए तैयार कर लिया था। मुझे अंदर ही अंदर माँ की इस आदत पर गुस्सा भी आया, मगर इससे मुतनफ़र नहीं था। मिलाकर मुझे एक फर्माबरदार मामूल की तरह गर्दन टाल के आगे बढ़ जाना था। जिस रोज़ मेरी बारात जाना थी, माँ मेरी अचकन इस्त्री करके मेरे कमरे में लाई और बोली, इसको ज़रा ट्राई कर लेना और वक्त से पहले तैयार हो जाना। लोग ज़हरा बंदी की रस्म अदा करने के ज़रा पहले चले आएंगे। और मेरे कमरे में मेरे कपड़े लटकाती रही, धीमी धीमी आवाज़ में बातें करती रही, शादी का हिसाब किताब समझाती रही। मेरे जाने के पहले इसके अंदर वाली खिड़की खुल गई। माँ से फिर नासिहा बन गई। राबिया बड़ी अच्छी लड़की है, इसकी तरबियत मैंने की है। इसके बावजूद किसी लड़की की फितरत का सही अंदाज़ा इस वक्त होता है जब वो बीवी बनती है। इस तरह किसी लड़के का किरदार इस वक्त खुलकर सामने आता है जब वो शौहर बनता है। शौहर बीवी का ये रूप एक दूसरे के लिए होता है। जब लड़की और लड़का दिन रात एक छत के नीचे रहते हैं तब एक दूसरे पर खुलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की बेहतरीन लड़की है, मगर शायद बहुत सी लड़कियों के से अच्छी ज़रूर है। अब आज के बाद तुम इसे जो बनाओगे वही बन जाएगी। बीवी शौहर का प्रतु होती है। बीवी को अपनी मर्जी के सांचे में डालने के लिए शौहर के अपने नफ्स पर काबू होना चाहिए। माँ की बात पूरी नहीं हुई थी। माँ जब कुछ कहना चाहती थी तो रुक जाती थी, तड़पाती थी, फिर अपनी गुफ्तगू का परिंदा रहा करती थी। असल बात तो ये है कि पहली रात फैसला हो जाता है कि कौन बीवी होगी, कौन शौहर होगा। देखा, मैं आईने के आगे खड़ा हो गया। मेरी माँ पहली रात में भी गुस्साई थी। इसने मेरी पहली रात को भी नहीं बख्शा था। वो मेरी उजला या रूसी तक चली आई थी। इसको ये भी गवारा नहीं था कि अपने सफ़र खट पर मैं अपनी मर्जी से जाऊँ। वहाँ के इख्तियारात पर भी मेरा इख्तियार नहीं था। किस कदर खुदगर्ज और जालिम थी मेरी माँ। मेरी शादी अपनी मर्जी से की, मेरा लिबास अपनी मर्जी से तैयार किया, और अब चाहती है कि दुल्हन का घूंघट भी इसकी मर्जी के मुताबिक उठाऊँ। मेरा दिल चाहने लगा कि इस सेहरी और उसको आग लगाकर घर से बाहर निकल जाऊँ, ऐसी ज़मीन पर चला जाऊँ जहाँ मेरी माँ ना हो। इस वक्त ख्याल आया, एक काश मैंने अमेरिका में शादी कर ली होती। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात तो मेरे इख्तियार में होती। शादी के रोज़ सब लोग खुश होते हैं, मगर मैं अंदर ही अंदर फनकता रहा, गुस्से से तना रहा। शुक्र है इस दिन मेरे चेहरे पर मेरा सेहरा था। रात को मुझे राबिया से माँ के रवैये का बदला लेना था। जाहिर है, और कौन था जिससे मैं अपने जन्म का बदला ले सकता था। और फिर राबिया को भी तो मेरी माँ से नहीं मुहैया गया था। वह बेचारी सख्त हैरान थी कि मेरा रवैया उखड़ा क्यों है। मैं जल्दी सो गया और वो रात भर जागती रही। फिर अपने आप पर फैसला हो गया कि इस घर में कौन शौहर होगा, बीवी कौन। इसका अंदाज़ा मुझे दूसरे दिन हुआ। सुबह को राबिया ने माँ से कुछ नहीं कहा था, या शायद कह दिया हो तो इसने जाहिर नहीं किया था। सब कुछ बड़े खूबसूरत तरीके से होता रहा। रात भर सोने से मैं सुबह ताज़ा दम उठा था, मगर मेरे ज़मीन पर मेरी रात के रवैये का बोझ था। दूसरी रात जब मैं अंदर आया तो राबिया इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं इसे देख कर दंग रह गया। मैंने इसे कभी गौर से नहीं देखा था, या फिर इस नज़र से नहीं देखा था। जब इस नज़र से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि वो तो खतरनाक हद तक खूबसूरत लड़की थी, और शायद माँ ने मुझे इसकी खतरनाक खूबसूरती का एहसास दिलाया था। मैं जब बात करता तो वो मुस्कुराती, और इस तरह मुस्कुराती जैसे शराब के प्याले छलका रही हो। मैंने जब इसको छुआ तो ऐसे लगा जैसे मैंने फूलों के ढेर में हाथ डाल दिया हो। पता नहीं ऐसी लड़कियां कहाँ पे बनती हैं। मैंने उसको महसूस करके शराब का एक घूंट पिया और सोचा, शायद घरों के अंदर मुकम्मल माओं की बट्टियों में ऐसी लड़कियां पलती हैं जिनकी पलकों पे हिजाब होता है, जिनकी सांसों में गुलाब होते हैं, जिनका वजूद शराब होता है। हया और शबाब का संगम मर्द को पागल बना देता है। मैं पागल बन जाता, मगर मेरी माँ मुझे पर वक्त बचा लेगी। कल की रात बहुत ख़तरनाक थी, और कल की रात ने ही राबिया को मेरे बारे में समझा दिया था। वो इतनी खौफज़दा और सहमी हुई थी कि इसके अंदाज में इनकसारी थी, इसके रवैये में ताबियादारी थी, और इसके एहसास में खुद सुपुर्दगी थी। वो अपने आप को मेरे सुपुर्द करना चाहती थी, और वो मेरे मुबहम और रवैये की वजह जानना चाहती थी। इसे अपने हुस्न की तजलील का अफसोस नहीं था, इसे तलाफियों की लगन लगी हुई थी। पहली रात में इसे एक बहादुर आदमी बनकर मिला था, और खूबसूरत लड़कियां बहादुर मर्दों को पसंद करती हैं जो सेज पर खुद इनकी नफ़ी करता है। वल्लाह मैं बहादुर नहीं था। हुस्न मेरी भी कमज़ोरी था। कल पता नहीं क्या हो जाता, मगर आज की रात कल से भी ज़्यादा हसीन थी। हम एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मुझे कल की बेहिसी का ख्याल भी था, इसे कल की लुट जाने वाली रात का मलाल भी था।
हम दोनों अपने अपने तौर पर अपनी अपनी मुसाफत तय कर रहे थे और ज़िंदगी को खूबसूरत लम्हे हम पर निसार हो रहे थे। मर्द को एक मर्द के पर रहना पसंद नहीं। पहले अपने रवैये से औरत के होश उड़ा देता है, मगर फिर अपने ही रवैये से इसका दिमाग ठिकाने पर लगाने की कोशिश करता है। मैंने राबिया पर अपना तरीका वारदात भी शुरू कर दिया था। मैं बागी इस दिन हुआ जिस दिन मैंने अपने कानों से सुना राबिया मेरी माँ से रो रो को शिकायत कर रही थी और कह रही थी, पप्पा जब मुझसे कोई गलत काम हो जाता है इस वक्त मुझे ताने देने लगते हैं और कहते हैं तुम मेरी पसंद नहीं हो। ज़बरदस्ती माँ ने तुम्हें मेरे गले मर दिया है, इसको बक बक करने दो। माँ ने इसे इतना आराम से कहा जैसे मैं इसका इकलौता बेटा नहीं हूँ। परवाह भी ना किया करो इस बात की, महज तुम्हें तंग करने के लिए कहता है। इसे एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मर्द बहुत सी बातें इंतकामन कहते हैं, तुम्हारे सिवा और कौन लड़की की इसे संभाल सकती है। जिस वक्त शोहर बगैर किसी कसूर के हर वक्त बीवी को कोसता रहे, ताने देता रहे और उसको चौके लगाता रहे, तो इसका मतलब है वो अपने आप को बीवी से कमज़ोर समझने लगा है और इस वक्त बीवी को दरगुजर से काम लेना चाहिए। मैं माँ की बात सुनकर थरा उठा। नहीं नहीं, मैं राबिया को माँ नहीं बनने दूंगा। मैंने एक दिन अपने दिल में फैसला कर लिया और इस फैसले पर अमल करने में पूरे 3 साल लगे। जिस दिन मैंने माँ को बताया कि अमेरिका जाकर बस रहा हूँ, मेरी माँ के चेहरे पर एक टाक सी छा गई। वो हैरत से मेरा चेहरा देखती रही। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही था, इसने मरी हुई आवाज़ में कहा। तुमने ही तो कहा था माँ कि तुम अपनी बीवी को लेकर अलग रहना। मैं एक मुलाजमत पेशा औरत हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक ढंग बन गया। हाँ कहा तो था, माँ ने ठंडी सांस भर के जवाब दिया। लेकिन 3 साल मेरे साथ रहकर तुमने मुझे अपनी आदत क्यों डाली? लो और सुनो माँ, तुम इतनी बहादुर औरत हो, सारी ज़िंदगी मुझे बहादुर बनने की तलकीन करती रही हो। हाँ मगर अब तो सारी ज़िंदगी गुजर गई है, माँ ने बड़ी मायूसी से कहा। माँ हम तुमसे मिलने आया करेंगे। माँ खामोश हो गई, ज़मीन की जानब देखने लगी। कई दिन इसे चुप लगी रही। मैंने ज़िंदगी में पहली बार माँ को शिकस्त दे दी थी। मैं बहुत खुश था। माँ खुद अपने फ़लसफ़े के लगा काट में आ गई थी। अब माँ कुछ नहीं कह सकती थी और मैं माँ की परछाई अपनी ज़िंदगी पर नहीं डालना चाहता था। सारी उम्र माँ का फ़लसफ़ा मेरी बागें पकड़कर मुझे इधर उधर भगाता रहा था। मैं अपने बच्चों की परवरिश अपनी मर्ज़ी से करना चाहता था। मैं अपनी औलाद पर अपनी छाप देखना चाहता था। मैं अपनी बीवी को अपनी माँ से अलग रखना चाहता था। इस पर भी ख़तरनाक हद तक माँ का रंग चढ़ा रहा था। जिस दिन हम सब अमेरिका के लिए रवाना हुए, मेरा बेटा सुफियान 2 बरस का था। सुफियान का नाम माँ ने रखा था। सुफियान सारा वक्त माँ की गोद में रहता था। सुफियान घर में हर शख्स को दादी दादी कहता था। मैं सुफियान को लेकर हज़ारों मील दूर चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे शुरू किया, अपने आप को चलना सिखाया, दुनिया से लड़ना सीखा, अपना मुकाम बनाया और अपने कारनामे गाहे बगाहे माँ को लिखवा देता। राबिया मेरी हदायत के मुताबिक माँ को ख़त लिखा करती और रात सोने से पहले मुझे माँ का ख़त पढ़कर सुनाया करती। मैं माँ का ख़त अपने हाथ में पकड़ कर अपनी आंखों से नहीं पढ़ता था। मुझे डर था अल्फाज के मिजान में कहीं माँ छुप के बैठी होगी और फिर वो मुझे फलसफाना मार मुझ पर कर जाएगी। एक बार मैं काम की गर्ज से वतन आया था। एक हफ्ता माँ के पास रहा था और एक बार मैंने राबिया को उनके पास भेजा था जब वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। राबिया तकरीबन 6 माह के पास रही और जब वो 100 या 3 माह की होगी तो मैंने इसे वापस बुला लिया। ज़िंदगी खूब मज़े से गुजर रही थी। ज़िंदगी का एक चलन बन जाए तो वो मज़े से गुजरती रहती है। माँ महीने में एक ख़त लिख देती थी, ये इसकी आदत थी, हम लिखें या ना लिखें। इसका एक ख़त आ जाया करता था। ख़त का मज़मून तकरीबन एक सा होता था, खैरियत की दुआएं और तरक्की की तमन्ना। माँ के ख़त के मज़मून के हम इतने आदी हो गए थे कि कई के दिन माँ का ख़त कागज़ पर पड़ा रहता। हम में से कोई भी ना खोलता क्योंकि हमें इल्म था कि इसमें क्या लिखा होगा। कभी कभी राबिया जवाब दे देती थी। अब राबिया बहुत मसरूफ़ रहती थी। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और इन पर हर वक्त नज़र रखती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं घर में दाखिल हुआ तो राबिया चिल्ला रही थी। मैं सीधा बावर्ची खाने में चला गया। राबिया लाल बबूक का चेहरा लिए एक किताब को फाड़ फाड़ कर चूल्हे में जला रही थी और साथ साथ बकती चलती भी जाती। मैंने पूछा क्या हुआ है, ये किताब क्यों चला रही हो? दिलकर बीवियों वाले अंदाज में बोली, कभी बाल बच्चों का तुम्हें होश हो तो पता चले कि साहबजादे सारा दिन क्या करते हैं। पता नहीं कहाँ से गंदी गंदी किताबें ले आता है, सारे दिन सारी रात पढ़ता रहता है। कई बार मना कर चुकी हूँ, किताबें छुपा चुकी हूँ, मगर ये और ले आता है। सोबिया भी बड़ी हो रही है। दोनों का एक ही कमरा है। आज मैंने खूब मरम्मत कर दी है। अब सजा के तौर पर किताब को जला रहा हूँ। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। देखा तो सुफियान सीढ़ियों के नीचे दुबका बैठा था और गुस्से से शोला बना हुआ था। मैंने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और बाहर निकला तो वो चिल्लाकर रोने लगा, बाजू छुड़ाने लगा। इस पर गैज़ो गज़ब तारी था।
इसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपनी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी और मुझसे कहने लगा, पापा मैं ये तुम्हारा वाहियात घर छोड़ के चला जाऊँगा। इस पर घर में बच्चों को आज़ादी नहीं दी जाती। बच्चों की नीयत पर शक किया जाता है। बच्चों पर अपनी मर्ज़ी थोपी जाती है। तुम और मामा अपने आप को क्या समझते हो? मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे घर और तुम्हारी आसाइशों पर। मैंने हिसाब लगाया, अभी सुफियान 13 बरस का था। 13 बरस का बागी और नाराज़ बच्चा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे मनाऊं। मैंने अक्सर इसे राबिया के साथ उलझते देखा था, मगर मुझे मालूम ना था कि मामला यहाँ तक गया होगा। मैं गुस्से में बाजू चढ़ा रहा था और मेरे हाथ पर मुक्के मार रहा था और मैं सोच रहा था अगर सुफियान मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे पास क्या रह जाएगा। इस खौफ से मुझे झुरझुरी आ गई। मगर अमेरिका में ये कोई नई बात ना थी। यहाँ इस उम्र में बागी औलाद माँ बाप को छोड़ दिया करती है। यहाँ माँ बाप को छोड़ जाने का आसान मरहला है। इस रात में एक पल नहीं सोया। उठ कर सुफियान के कमरे में इसको जो देखता रहा। राबिया मुझे समझाने की कोशिश करती रही, मगर मैं जैसे ही नींद से बेदार हुआ मैं भी ऐसा ही था। मगर मेरी माँ ने मुझे किस महारत से सुधारा था, यह मुझे ज़िंदगी में इतनी अपनी माँ की ज़रूरत महसूस हुई। वो माँ जिसका ख़त पिछले 10 सालों में मैंने नहीं पढ़ा था। वो माँ जिसे मैंने ताक के नसिया पर छोड़ा था। वो माँ जिसने मुझे एक मजबूत मर्द बनाया था, मेरी नाजुक उम्र को इस तरह सहारा दिया था जिस तरह धुंध हवाओं में चलते दीप को आंचल की ओर देते हैं। अगले दिन मैंने वतन वापस आने की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने दिल में सोचा, मैंने 10-12 साल माँ के बगैर जी के देख लिया है, अब माँ को हमेशा के लिए अमेरिका ले आऊँगा। अगर वो ना मानी तो सुफियान को माँ की तहवील में छोड़ दूँगा। सुफियान को एक ऐसी ही माँ की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सिर्फ सुफियान को साथ लिया। सुबह राबिया को वहीं छोड़ा और रवाना हो गया। आते वक्त मैंने माँ को इत्तला नहीं दी थी। अभी 1 हफ्ता हुआ माँ का एक खत आया था जो कागज़ पर पड़ा था और जिसे खोलकर मैंने पहली बार पढ़ा था। इसलिए सोचा अचानक जाकर माँ को अचानक खुशी दूँ, सारी तलाफियाँ कर दूँ, सारी माफ़ियाँ मांग लूँ। माँ को महसूस किया तो माँ दिल के अंदर धड़कने लगी, एहसास में तैरने लगी जो एक 40 साल का मर्द बन चुका था। पहली बार अपनी माँ को महसूस कर रहा था। इसे इसकी गोद में लेट के महसूस कर रहा था। इसके नर्म और शफीक चेहरे को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। इसके 2 नीले होंठ जो अक्सर मेरी पेशानी पर टिक जाते थे, वो फिर मैं याद करने लगा। माँ का अंदाज़ गुफ्तगू, किस तरह माँ चुपचाप मेरे कमरे में आके मेरे पलंग पर बैठ जाती और किस तरह मुँह बसोर कर सिरक जाता था। पता नहीं इस वक्त माँ क्या महसूस करती होगी। मैंने सुफियान के चेहरे की तरफ देखा। सुफियान अभी तक रूठा हुआ था। इसका हुलिया बिल्कुल अमेरिकी लड़कों वाला था। सर पर लंबे लंबे बाल, किसी कसाई पैंट, बुश शर्ट के ऊपर ऊट पटांग तस्वीरें, सेहतमंद सुर्ख चेहरा। सुफियान मुझे बड़ा अजनबी लगा। इस लड़के से बिल्कुल मुख्तलिफ जिसे माँ ने पाला था। कितना प्यारा था वो लड़का जिसे माँ ने पाला था, और कैसा था वो बच्चा जिसे मैं पाल रहा था। माँ जवानी के पहले इश्क की तरह यकायक मेरी ज़िंदगी में आ दाखिल हुई। सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खुल गईं। ठंडी हवा के झोंके अंदर आने लगे। यादों के मुरझाए हुए पत्ते इस अचानक झोंके से इधर उधर सर पटकने लगे और मैंने माँ की तमन्ना एक दूध पीते बच्चे की तरह की। इसी वक्त मेरी टैक्सी माँ के घर के अंदर दाखिल हुई। सामने करमदीन हुक्का पी रहा था। करमदीन हमारा पुराना मुलाजिम था। इसने मुझे गोदियों खिलाया था, मुझे देखा था और एकदम खड़ा हो गया, हक्का बक्का हो गया। हुक्के की ने पकड़े, मुंह खोला, छोड़े, सलाम करना भूल गया। मैंने आगे बढ़कर करमदीन का कंधा हिलाया और बोला, अच्छा तो तुम हो करमदीन? इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, माँ कहाँ है करमदीन? करमदीन ने हुक्का एक तरफ रख दिया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खुला। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ देखा, घर वैसा ही था, साफ सुथरा मगर खामोश। माँ के कमरे को कफल लगा था। शायद हमसाये में किसी से मिलने गई होगी। करमदीन ने अपनी जेब से चाबी निकाली और माँ के कमरे का कफल खोल दिया। मैं सुफियान की उंगली पकड़े हुए अंदर दाखिल हो गया। तख्त पर जायनमाज़ बिछी थी। इसका एक कोना उल्टा हुआ था और इसके सरहाने एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। करमदीन ने पहले सारी खिड़कियाँ खोल दी, बत्तियाँ जला दी और फिर आगे बढ़ के लकड़ी के संदूक का ढक्कन उठा दिया। इसी वक्त एक तेज़ झोंका कमरे के अंदर आया। लकड़ी के संदूक में रखे हुए बेशुमार बंद लिफाफे एक एक करके यूं बाहर निकलने लगे जैसे शरीर बच्चे क्लास से बाहर आते। साहब जी, करमदीन आहिस्ता से बोला, इनको गए थे 2 साल हो गए जी, और तुमने हमें नहीं बताया? मैं गिरजा। साहब जी, इनका हुक्म ऐसा था, आखिरी 2 साल बहुत बीमार रही, इनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई थी। दिन रात इसी तख्त पर लेटी रहती थी और दिन रात खत लिखती रहती थी। लिफाफे पर आपका पता लिखती और खत इसलिए संदूक में रख देती
जाने से एक रोज़ कबल मुझे बुलाया और कहने लगी, करमदीन आज वसीयत करने का दिन आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम्हारा फ़र्ज़ होगा हर महीने खुद इन खतूत में से एक खत उठाकर इस पर टिकट लगाकर पोस्ट कर दिया करना। हाँ, जिस दिन पोस्ट करो इस दिन की तारीख लिफाफे पर ज़रूर लिख देना। जब तक ये लिफाफे ख़त्म ना हो जाए तुम इस घर में रहना। अच्छू को भी पता नहीं लगना चाहिए। इस वक्त तो दुनिया में सर उठा के जी रहा है। मैं जानती हूँ जब इसे अंदाज़ा होगा कि इसकी माँ नहीं जी रही तो इसका उठा हुआ सर झुक जाएगा। अभी इसे पता नहीं लगनी चाहिए। अभी मेरे बेटे को अपनी दुनिया में मगन और मुतमईन रहना चाहिए। साहब जी, उन्होंने बैंक में रकम छोड़ी है और मैं इनकी हिदायत के मुताबिक हर माह अपनी तनख्वाह वहाँ से लेता। माँ जी, वसीयत का तो एहतराम करना चाहिए। अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे अगले 10 सालों के लिए वो ख़त लिख के संदूक में रख गई हूँ। उन्होंने कहा था जब ख़त ख़त्म हो जाए तब आपको इत्तला कर दी जाए। साहब जी, ख़त ख़त्म हुए तो मैं आपको इत्तला कर देता साहब जी। मुझे क्या मालूम था आप अचानक आ जाएंगे साहब जी। पता नहीं करमदीन क्या क्या कह रहा था। मैंने अपना सर थाम के लकड़ी के संदूक के करीब बैठ गया, जैसे वो मेरी माँ है और आज मैं थका हारा इसकी गोद में पनाह लेने आ पहुँचा। इसी वक्त बाहर न जाने कैसे मौसम तब्दील हो गया तो हवा के ज़ोरदार छक्कर दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर आने लगे। हवा के ज़ोर पर सारे लिफाफे उड़ उड़ के मेरे इर्द गिर्द यूँ घूमने लगे जैसा मेरा तवाफ़ कर रहे हूँ। सुफियान आगे बढ़कर सारे लिफाफे इकट्ठे करता और मेरे आगे तख्त पर रख देता। हवा इतने ज़ोर से चल रही थी कि लिफाफे बार बार बिखर जाते थे, बेताब होकर उठते थे और मुझसे लिपट जाते थे। कोई मेरे चेहरे पर आकर लगता, कोई मेरे सीने से, कोई मेरे पहलू पे, कोई मेरे बाजुओं से। सब खाते इधर उधर बेताबाना अंदाज में नाच रहे थे, जैसे बरहा की मारी माँ का बच्चा एक उम्र के बाद घर आता है तो वो भागी भागी फिरती है, अपनी खुशी छुपा नहीं सकती। सुफियान दीवाना हरकतों के पीछे दौड़ रहा है। ये इकट्ठे करता है, वो बिखर जाते हैं। मैं पत्थर बना बैठा ये खेल देख रहा हूँ। एक आंसू भी मेरी आँख से नहीं टपका, एक शिकवा भी तो मैंने अपनी ज़ुबान से नहीं किया। खतों को देख रहा हूँ, इन खतों के अंदर हंसते मुस्कुराते लफ्ज़ों को देख रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ दिए का रूप तार रहा है, एक एक लफ्ज़ जगमगा रहा है। माँ के सारे जिंदा फ़लसफ़े हाथ फैलाए खड़े। वो मजबूत और जहनी आहनी सतून जिसके सहारे मैंने ज़िंदगी के 40 वर्ष बिताए धड़म से नीचे आ रहा है। मैं अपाहिज बना बैठा हूँ, पल में थक कर चूर हो गया। अपनी सांसों से इस घर में गुजारा हुआ एक एक पल चुन रहा हूँ। ख़त मेरी बलाएं ले रहे हैं, ख़त मेरे इर्द गिर्द नाच नाच कर खुशियाँ मना रहे हैं। ख़त पूरे कमरे में कूदे फिरते हैं। ख़त मुझे सहारा दे रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मुझे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज़ चक्कर तो बस एक बहाना है। अंदर का मौसम बदले तो बाहर की आंधियाँ उठने लगती हैं। सुफियान बार बार ख़तों को जमा करके मेरे सामने ढेर करता है। ख़त बार बार उठ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सुफियान रहने दो, ये माँ बेटे का खेल है। माँ बेटा जो सारी ज़िंदगी आगे पीछे दौड़ते रहे, मगर मेरी क़ुव्वत गोयाई सलब हो गई है। माँ तो मेरे बोलने की ताकत भी ले गई। खुदारा जिनकी माएँ ज़िंदा हैं वो अपनी माँ की कदर करें और माँ को समझें कि वो हमें क्या समझाना चाहती हैं। ज़िंदगी गुजारने का फ़न जो बड़ों के पास है, जो हमारे माँ बाप के पास है, वो हमारे पास नहीं है। हम नहीं चाहते कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हम नहीं चाहते कि ज़िंदगी में कैसे हालात दरपेश होने। ठोकर लगती है तो हमें समझ आती है कि क्या हो गया, और तब समझ आती है कि यार ऐसा भी होता है। अगर आपके माँ बाप आपको समझाते हैं तो उनकी बातों को गलत रंग ना दें, उनकी बातों को समझें। ये ना समझें कि माँ बाप आपको पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आपको रोक टोक कर रहे हैं। नहीं, माँ बाप कभी भी अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो आपको वही बातें समझाते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में फेस की होती हैं। तो अपने माँ बाप का दिल न दुखाएं, क्योंकि जो लोग माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनको ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं मिलता, कोई खुशी नहीं मिलती। ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है, बेसहारा, तन्हा। दुआओं की तलबगार। अल्लाह हाफिज़।